हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी ऑनलाइन। ठीक है, आज अपना विज्ञान के पार्ट 2 की दूसरी ऑनलाइन क्लास है और जिसमें अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अपन मानव में पाचन की प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे, जिसमें अलग अलग मैंने आपको इससे बताए थे। ठीक है, आप एक बार चाहे अगर भूल गए तो पुराना वीडियो बार फास्ट फॉरवर्ड करके स्पीड में पुराना रिवाइज कर लीजिए। अपन ने देखा था कि भोजन हमारे मुख गुहिका द्वारा मुंह में चला जाता है, वहाँ पे दांतों द्वारा उसको तोड़ दिया जाता है और वहीं पे एक लाला ग्रंथि होती है जो लार नाम का पाचन रस स्रावित करती है, जो भोजन को निगलने में सहायता करता है, उसको लिक्विड बना देता है, स्लिपरी मतलब एकदम फिसलने लायक बना देता है और मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो उसके बाद भोजन कहा जाता है, भोजन नली में जाता है जिसको ग्रसिका कहते हैं। ठीक है, निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। चित्र 2.2 देखिए, ग्रसिका गले एवं वृक्ष से होती, देखो ऐसा है, यहाँ पे ये भोजन नली होती है, यहाँ पे अपना माउथ होता है, माइट से भोजन नली से फिर कहाँ पे चला जाता है, आमाशय में। ठीक है, होती हुई होती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। तो हमारी जो ये पाइप होता है संकुच होता है, इन्हें आगे की तरफ दबता जाता है, जिससे भोजन नीचे की तरफ खिसकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती है तथा यह गति भोजन के नीचे की ओर धकेलती रहती है। तो अपना पूरे पेट में क्या होता है, जितना भी पाइप्स होते हैं सारे भोजन को नीचे धकेलते रहते हैं ताकि भोजन एक बार खा ले तो पेट के अंदर ही जाए, ऊपर ना आए। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल देते हैं। कई बार अपन को उल्टी हो जाती है, तो उल्टी से क्या होता है, कई बार आमाशय हमारा भोजन स्वीकार नहीं कर पाता, पचा नहीं पाता, जिससे क्या होता है कि वो उल्टी होकर वापस माउथ से निकल जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। तो ऐसा क्यों होता है, जब भोजन अच्छे से आपने चबाया नहीं हो या भोजन अपनी पेट में एसिडिटी या कोई प्रॉब्लम हो जाए जिससे आमाशय भोजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, तो उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है अपनी ग्रसिका और फिर ये आमाशय में चला जाता है। अब आमाशय में क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो देखो आमाशय कैसा होता है, मैंने वहाँ पे डायग्राम में बताया था। ठीक है, और आमाशय में 3 तरह के रस आएंगे, वो भी अपन ने पढ़े थे, अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है, थैली जैसी दिखी रही है यहाँ पे। ये एक चपटा जे होता है, देखो जे बन रहा है ना, ये जे बना हुआ चपटा हुआ जे बनता है कि आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, ये सबसे चौड़ा भाग होता है, बाकी तो पाइप छोटे छोटे होते हैं, ये सबसे ऐसे चौड़ाई में सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर सुद्रांश में खुलता है। सुद्रांश हो गया यानी छोटी आंतों में चला जाता है। आमाशय का आंतरिक अस्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करता है। तो अंदर की दीवार से 3 तरह के रस निकलते हैं, श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचन रस। मैंने अभी आपको बताया था। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर यानी अंदर की स्किन को सुरक्षा प्रदान करता है अम्ल से, क्योंकि भोजन में अम्ल आना जरूरी है यहाँ पे पचने के लिए, ये जरूरी कंडीशन है। तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो आता है, लेकिन इस अम्ल से फिर अंदर की स्किन को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ये श्लेष्मल क्या करता है, दीवारों को मतलब इसकी अंदर की दीवारों को नुकसान होने से बचाता है आमाशय की। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन में साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अपन खाने में कई हवा से क्या हो, कई जीवाणु अंदर चले जाते हैं, तो उनको ये अम्ल क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचन रसों से क्रिया करने में सहायता होती है। और जो पाचन रस तीसरा हिस्सा होता है, वो जब भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है तो उससे फिर ये रस अच्छे से काम करता है। पाचन रस क्या करता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित तोड़ता जाता है। फिर उसके बाद ये आधा पच गया भोजन, थोड़ा बहुत इसका पाचन हो गया, उससे सुद्रांश यानी छोटी आंत जो ऐसा होता है ना अपने पेट में, इनमें चला जाता है। ठीक है, सुद्रांश लगभग ये ऐसे सिकड़ा होता है, लेकिन इसको अगर सीधा करें तो लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। ठीक है, अब इसके अंदर 2 जगह से क्या आते हैं, रस आते हैं, एक तो यकृत से और एक अग्नाशय। मैंने आपको डायग्राम में पिछली क्लास में दिखाया था। तो एक तो यकृत होता है, ठीक है, जो देखो मैं आपको एक बार इमेज दिखाई देता हूँ। देखो एक तो ये होता है यकृत जो पित्ताशय में एक रस बनाता है, और एक होता है अग्नाशय। तो इन दोनों के रस कहाँ पे आते हैं, अपनी छोटी आंत रुद्रांश में आता है। तो ये अग्नाशय और यकृत से स्त्राव मतलब पाचन रस प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी
भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है, तो इनकी भित्ति मतलब इसकी स्किन से भी कुछ रस निकलता है और यकृत और अग्नाशय से भी रस आते हैं जो भोजन को आगे पचाने में काम करते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, अपन ने देख लिया भी डायग्राम में, जो उदर के ऊपरी भाग के दाहिनी दक्षिणी ओर अवस्थित होती है। तो दक्षिणी ओर में ये बनी हुई होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसको पित्ताशय कहते हैं। तो मैंने कहा था यकृत जो होता है, जो एक ऐसे था, वो आगे जाके एक गुब्बारे से में रस निकाल रहा है, तो उस रस का नाम है पित्तरस और इसका नाम क्या हो गया, पित्ताशय। पित्त रस से वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अपने भोजन जब खाते हैं तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे वसा भी जाता है, तो उस वसा को पचाने में ये पित्त रस काम आता है। तो देखिए लार जो लाला ग्रंथि ने कहा, उसने स्टार्च को यानी कि मंड को पचाया शर्करा में कन्वर्ट करके, और जो पित्त रस है वो किसको पचाता है, वसा को पचाकर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। और अभी बीच में आमाशय में अपन ने देखा कि उसके भी कुछ पाचन रस थे जिन्होंने प्रोटीन को अपघटित किया। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय से ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट, अब ये अग्नाशय में कौन सा रस होता है, अग्नाशिक रस, इसमें कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन शुद्रांश के निचले हिस्से में पहुंचता है। अब जैसे ये जो शुद्रांश है अपना, उसके निचले हिस्से में जब भोजन पहुंचता है तो यहाँ पे भोजन पूरा पच जाता है, जहाँ आत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण रूप से कर देता है। तो आत्र रस यानी जो ये यानी शुद्रांश खुद जो अपना रस निकालता है वो पूर्ण रूप से भोजन को पचा देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट पचकर शर्करा में चल जाता है। वसा अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, या ग्लिसरॉल में, या प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सरल रूप है, कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है शर्करा जो भोजन पचा लेता है, वसा का सरल रूप है वसा अम्ल, और प्रोटीन का सरल रूप है एमिनो अम्ल। तो ये अपने पाचन तंत्र में यही कन्वर्ट होता है। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिलता है, तो शरीर ये पाचन तंत्र इनको पचाकर इन चीज़ों में बदल देते हैं। अब आता है शुद्रांश में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांश की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। शुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिससे दीर्घरोम या अथवा रंसाकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतर रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ। जो अपनी आंत होती है इनसे छोटे छोटे उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, इनको क्या कहते हैं? दीर्घरोम रंसाकुर। ये गुब्बारे जैसे होते हैं, ठीक है। तो जब अपना भोजन पच जाता है तो इन पाइप में से इनमें सोख लिया जाता है और इनसे छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं निकलती हैं। ये रक्त वाहिकाएं क्या करती हैं? इस अवशोषित भोजन को जो जो एब्जॉर्ब सोख लिया गया उसको शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है, जिससे उस भोजन से फिर ऊर्जा प्राप्त करने का काम किया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। यानी पचे हुए भोजन को दीर्घरोम यानी रंसाकुर द्वारा सोख कर रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर तक पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। तो अब ये मोटी क्यों होती है? ताकि ज़्यादा मोटी होंगी तो ज़्यादा भोजन को आसानी से सोख सकेंगी। तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो पूछता है कि भाई दीर्घरोम अथवा रंसाकुर का क्षेत्रफल ज़्यादा क्यों होता है? ताकि भोजन के सोखने की क्षमता को क्या किया जा सके? बढ़ा जा सके। और इनसे छोटी छोटी फिर रक्त वाहिनियाँ होती हैं, तो वो सोखे हुए भोजन को इन रक्त वाहिनियों में डाल देते हैं और रक्त फिर शरीर के अलग अलग हिस्से तक भोजन को लेकर जाता है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। फिर ये जो हमारा जो ग्लूकोज अपन ने कार्बोहाइड्रेट को पचाकर ग्लूकोज कन्वर्ट किया था, उसको जब अलग अलग विभिन्न हिस्सों तक मिलता है, कोशिकाओं तक मिलता है, तो कोशिकाएं क्या करती है? इस ग्लूकोज से इसको अपघटित कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाती है। और फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को तो अपन सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं, जल हमारे शरीर में रह जाता है और
जो ऊर्जा है उससे अपन काम करते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषित नहीं हो पाता बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। मैंने बताया था बाहरी आंत में भेज दिया जाता है। अब अगला है बृहदांत्र। बृहदांत्र क्षुद्रांश की अपेक्षा चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल कुछ लवणों का अवशोषण, जो ऐसा भोजन जो पच नहीं पाया वो जो इसमें आया क्षुद्रांश से बृहदांत्र में, तो उसमें से कुछ काम की चीज़ें और भी अगर मान लो गलती से आ गई हो कुछ लवण या अवशोषित जल, तो उसको और अवशोषित कर लेता है और फिर बचा हुआ पदार्थ मलाशय में चला जाता है जहाँ पे अपना मूत्र इकट्ठा होता है तथा अर्धठोस मल के रूप में और मल के रूप में चला जाता है। समय समय पर गुदा द्वारा ये बाहर, जब अपन फ्रेश होने जाते हैं वगैरह टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ से फिर ये मैल बाहर निकल जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। और शरीर से नहीं पचे हुए खराब जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निष्कासन कहते हैं। तो बच्चों अपना सेकंड पार्ट यहीं तक था। अब पार्ट सी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर 2 का पार्ट भी समझ में आया होगा। आप पार्ट ए पार्ट बी को चाहे एक साथ देख लीजिए ताकि बार बार रिपीट करके देखिए जिससे चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।